बनारस के तट पर खड़ी वंशिका मन में उठे सवालों के भंवर को शांत करते हुए गंगा मैया को एकटक निहार रही थी और अपने आप से बातें कर रही थी। माँ, आप धन्य हो, इतने लोगों के पाप दुख को अपने में समेट कर भी सबको दुख सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हो। काश हमें भी इतनी शक्ति दे दो माँ, ताकि इस घुटन को बर्दाश्त कर सकूं और सही निर्णय ले सकूं। अब तो हर शाम वंशिका ऐसे ही गंगा घाट पर आकर अपने मन की व्यथा गंगा मैया से कहती है और अपने जीवन की खुशियाँ माँ गंगा से मांगा करती थी। दरअसल वंशिका की सौतेली माँ बिमला देवी पैसों के लालच में वंशिका की शादी एक ऐसे आदमी से करा देती है जो उम्र में उससे 2 गुना था। संपत्ति तो अथाह थी मोहन बाबू के पास, पर उस संपत्ति को संजो कर रखने वाला कोई नहीं था। अपनी ज़िंदगी को आलीशान बनाने के चक्कर में और नलिनी से किए वादे के कारण उन्हें शादी का ख्याल ही नहीं आया। अपने नाम को बड़ा करने में अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी उन्होंने। पर जब एक एक करके उनके माता पिता दुनिया से अलविदा कह गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उसे भी सहारे की ज़रूरत है। अब उम्र के आधे पड़ाव में भला कौन माँ बाप अपनी बेटी का ब्याह करना चाहेगा मोहन बाबू से। काफ़ी खोज पड़ताल करने के बाद बिमला जी ने खुशी खुशी अपनी सौतेली बेटी का ब्याह करने के लिए राजी हो गई। वंशिका देखने में भी बिल्कुल नलिनी जैसी थी। वही आंखें, वही नाक नक्श, और यही एक अहम वजह थी जिसके कारण मोहन बाबू वंशिका से शादी करना चाहते थे। खूब धूमधाम से वंशिका और मोहन बाबू की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वंशिका पहली बार अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा तो वहाँ की शानो शौकत देखकर दंग रह गई। जिस रईसी के सपने वह अपने ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी, वह हकीकत बनकर आंखों के सामने नाच रहे थे। बड़ी हवेली, नौकर चाकर सब उसकी जी हजूरी में हाजिर। खुश तो बहुत थी हवेली में आकर, पर जब पहली रात मोहन बाबू से रूबरू हुई तो उसके जागे सब अरमान पानी में बह गए। पैरों तले की ज़मीन तब खिसक गई जब मोहन बाबू ने कहा उन्हें कैंसर है और वो कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। सुनकर वंशिका पल भर के लिए काट सी हो गई। काटो तो खून भी ना निकले। फिर खुद को संभालते हुए धीमी आवाज़ में कहती है, ये क्या कह रहे हैं जी। कुछ देर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर वापस वंशिका अपने आंसुओं की निर्जर धारा को अपने घूंघट के अंदर छुपाए हुए बोल पड़ी। भला ऐसा उपहार कौन देता है जी, वो भी सुहाग रात के दिन। मैं भी कितनी अभागी हूँ जो पति के मिलने से पहले ही उनके मुंह से मौत का फरमान सुन लिया। वंशिका जो महज 22 साल की थी, और इस उम्र में तो लोग हंसने खेलने की बातें करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के ख्वाब देखा करती है। उस उम्र में वंशिका को क्या कुछ नहीं सुनना और देखना पड़ रहा है और भविष्य में झेलना पड़ेगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। वंशिका की आवाज़ में एक दर्द और डर था जिसे मोहन बाबू अच्छे से भाप लेते हैं। फिर मोहन बाबू वंशिका का घूंघट उतारते हुए कहते हैं, प्रिय जीवन संगिनी, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी ज़िंदगी खराब करना, पर क्या करता, तुम बिल्कुल नलिनी सी दिखती हो। फिर कहते कहते रुक जाते हैं मोहन बाबू। बिना किसी सहमति के फिर से वंशिका कहती है, जी मेरे मन में अभी भी कई सवाल हैं, क्या आप सच बताएंगे? हाँ बोलो न प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? आप उम्र के इस पड़ाव में आकर क्यों इतना बड़ा फैसला लिया, और मैं ही क्यों? फिर से एक बार कमरे में शांति छा जाती है। सिर्फ सांसों की गति अपनी तेजी से चलने का एहसास करा रही थी। फिर लंबी सांसें लेते हुए मोहन बाबू कहते हैं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक ही इच्छा बाकी रह गई थी, मेरे पिता बनने की। यही आज तुम तक खींच लाई वंशिका। दूसरी तरफ यदि मैं पिता नहीं बन पाया तो मेरे बनाए हुए सपनों के महल को मेरे चचेरे भाई बहन हड़प लेंगे और इस मेहनत की कमाई को अपनी अय्यासी में उड़ा देंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। कोई मेरी मेहनत से बनाए मीनार को यूं बिखेर दे। इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया।
वो भी तुम्हारे जैसे सुशील साधारण लड़की से, जो मुझे और मेरे जज्बातों को समझ सके। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मेरे मरने से पहले मैं अपने बच्चे को गोद में खिलाना चाहता हूँ। फिर वंशिका का हाथ अपने हाथ में थाम कर मोहन बाबू कहते हैं, बोलो वंशिका, तुम दोगी ना मेरा साथ। मोहन बाबू के इतना कुछ कहने के बावजूद वंशिका कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सुन रही थी। जवाब नहीं मिलने के बाद मोहन बाबू वंशिका को अपने अतीत से रूबरू कराते हैं। फिर मोहन बाबू कहते हैं, अब तुमसे क्या छुपाना प्रिया, एक मरता हुआ इंसान क्या तुमसे छुपाएगा और क्या लेकर जाएगा। तो सुनो, आज से 15 साल पहले मुझे एक लड़की से प्रेम हुआ था। तब मैं एक साधारण कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करता था। वहीं की बॉस नलिनी से मुझे इश्क हो गया। वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों का इश्क नलिनी के परिवार को रास नहीं आ रहा था। वे लोग इस प्रेम के खिलाफ थे, क्योंकि मैं एक गरीब घर का साधारण लड़का था और नलिनी एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी। एक दिन नलिनी के पिताजी और उसका बड़ा भाई मुझे मिलने के लिए घर बुलाए। मैं बहुत खुश था कि ज़रूर हमारी शादी की बात करेंगे। खुशी खुशी गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। उल्टा मुझे गरीब, जलील, लालची, दो कौड़ी का इंसान कहकर मेरा घोर अपमान किया और मुझे धमकी भी दी कि मैं नलिनी से दूर हो जाऊं। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसी दिन मैंने सोच लिया था, इन लोगों से ज़्यादा पैसा बना कर दिखाऊंगा। मैं और नलिनी बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। हम दोनों ने सोच लिया था कि हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे और इतना पैसा कमाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं नलिनी को दुनिया का हर सुख देना चाहता था, पर किसे पता था वो काली रात मौत बनकर आएगी। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी और जब उस दिन भयानक काली बरसात की रात में हम दोनों वापस घर आ रहे थे, बारिश बहुत तेज़ थी, ऊपर से आंधी तूफान। कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क पर बिल्कुल सुनसान रास्ते थे। तब नलिनी ने अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दी। आधे रास्ते ही तय हुए होंगे कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारी कार को ठोकर मारकर चली गई। इस हादसे में नलिनी की मौत हो जाती है, पर मैं बच गया। बच तो गया, पर आधा मरा हुआ था मैं। धीरे धीरे माँ बाबा के आशीर्वाद से ठीक होने लगा। उसके बाद मेरे दिमाग में पैसे की भूख सवार हो गई। मैं दुनिया को दिखा देना चाहता था, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। मैंने अपने जुनून में नलिनी के प्यार की ताकत से वो हर शौक़ पूरा किया जिसके ताने मुझे नलिनी के पिता और भाई ने दिया था। साथ साथ मैंने नलिनी का हर सपना पूरा किया जो वो चाहती थी। पर अब मेरा एक सपना है जो सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। मैंने बहुत देखे हैं लोग, पर उन सब में तुम बिल्कुल अलग थी वंशिका। तुम्हारे चेहरे से सच्चाई झलकती है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाई। बोलो ना वंशिका, तुम मेरी हमसफ़र बनकर मेरा साथ दोगी ना। तभी मोहन बाबू की तबीयत थोड़ी नासाज होने लगती है। वंशिका उन्हें दवा देकर सोने की सलाह देती है। वो गहरी निद्रा में सो जाते हैं, पर वंशिका की आंखों में नींद कोसों दूर थी। रात भर अपने भविष्य से भूतकाल तक विचरण करने लगती है। आखिर मिला ही क्या इस जिंदगी से उसे। जन्म हुआ तो माँ चल बसी और सौतेली माँ का जुर्म, और अब शादी हुई नहीं कि पति के जाने का दुख। ये कैसा दर्द दिया जिंदगी ने। हे ऊपर वाले, जिंदगी देकर आपने बोझ दे दिया। भला ऐसी जिंदगी का क्या काम जहाँ एक चुनौतियाँ खत्म हुई नहीं कि दूसरी बाहें फैलाकर खड़ी हो। सब कुछ होते हुए भी शायद आज उसके पास कुछ नहीं था। इतने बड़े घर की मालकिन होकर भी कुछ नहीं। अरे जिसके लिए आई थी वो तो कुछ ही महीनों का मेहमान है। आखिर क्यों छुपाया गया मुझसे ये सब। माँ ने पैसों की खातिर मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मन की दुविधा के साथ सोचते सोचते जाने कब वंशिका की आंख लग जाती है। सुबह जब उठी तो मोहन बाबू उठ चुके थे। वंशिका भी नहा धोकर मोहन बाबू को बोलकर गंगा आरती के लिए बाहर जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने शांति चाची के साथ वंशिका को जाने कहा। दोनों निकल पड़ते हैं घाट की ओर। गंगा आरती के बाद काफ़ी देर यूं ही घाट पर बैठी वंशिका गंगा माँ से अपने दिल की बात सुना रही थी। मन में कई सवाल थे, पर गंगा मैया को देखकर उसके मन में भी
गंगा मैया जैसी बनने की शक्ति आ गई। जिस प्रकार आप अपने अंदर सब प्रकार के दुखों पापों को समेट लेती है और सिर्फ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, वैसे ही मैं भी मोहन बाबू के सभी भूतकाल को भूलकर अपने वर्तमान से उनके जीवन को सुखद और आनंदमंद बनाऊंगी। ऐसा मन में विश्वास करके वो वहाँ से उठकर एक नई ऊर्जा के साथ अपने महल नुमा घर में जाती है और घर की बागडोर संभालती है। 1 महीने बाद माँ बनने की खुशखबरी मोहन बाबू को सुनाती है, जिसे सुनकर उन्हें इस बात का सुकून मिल जाता है कि अब वो चैन से मर सकेंगे। जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ते जाता है, वैसे वैसे मोहन बाबू की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। 8वें महीने में मोहन बाबू बिस्तर पकड़ लेते हैं। हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे थे। 9 महीने में वंशिका एक चांद से बेटे को जन्म देती है। गोद में अपने बच्चे को पाकर मोहन बाबू खुशी से फूले नहीं समाते हैं, पर 1 सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर जाते जाते उन्होंने वंशिका से वादा किया कि इस जिंदगी में भले ही हमारा साथ कुछ महीनों का था, पर अगले जन्म में पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम लिखा कर आऊँगा।